स्वागत। आज हमारे पास ना भारत में क्लिनिकल रिसर्च पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का एक बड़ा ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट है। मतलब इसमें परीक्षा का पूरा स्ट्रक्चर, कौन कौन से विषय हैं और कुछ सैंपल सवाल भी दिए हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस परीक्षा में क्या आता है, बल्कि कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये ब्लूप्रिंट हमें भारत में क्लिनिकल रिसर्च की जो दुनिया है उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में क्या बताता है। एक तरह से ना इस फील्ड की डीएनए को समझने जैसा है ये। बिल्कुल सही कहा। ये ब्लूप्रिंट असल में सिर्फ ये नहीं बताता कि कैंडिडेट को कितना पता है, ये उन पिलर्स को दिखाता है जिन पर पूरी क्लिनिकल रिसर्च की बिल्डिंग टिकी है, चाहे वो इंडिया हो या मतलब दुनिया में कहीं भी। इसमें वो साइंटिफिक रिगर, एथिक्स और जो नियम कानून है उनका बैलेंस दिखता है। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहली नज़र में तो फॉर्मेट सीधा सा लगता है, 120 सवाल, मल्टीपल चॉइस वाले, 120 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट। ये अपने आप में टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस दिखाता है। हाँ, और ये नेगेटिव मार्किंग का ना होना भी काफ़ी अहम है। इससे कैंडिडेट्स को एक तरह से एनकरेजमेंट मिलती है कि भाई सारे सवाल अटेम्प्ट करो, बिना डरे कि गलत हो गया तो नंबर कटेंगे। शायद फोकस इस बात पर है कि आपको ओवरऑल समझ कितनी है, न कि सिर्फ रटी रटाई जानकारी पर। पहला सेक्शन जो है प्रश्न 1 से 40, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स पर है। ये तो किसी भी साइंटिफिक खोज की मतलब नींव है। जैसे एक सवाल है कि रिसर्च का बेसिक मकसद क्या है। जवाब तो आसान सा लगता है, सच खोजना और नई नॉलेज बनाना, पर ये रिसर्च की पूरी स्पिरिट को कैप्चर करता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ क्या नहीं, कैसे पर भी उतना ही जोर देता है। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आती है, अब ये पी वैल्यू 0.05 का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिजल्ट हमें दिख रहा है उसके सिर्फ बाय चांस होने की संभावना बहुत कम है, यूजुअली 5% से कम। यहीं पर बायोस्टैटिस्टिक्स का रोल आता है, ये पक्का करना कि हमारे जो नतीजे हैं वो तुक्के नहीं बल्कि डेटा पर टिके हैं। अच्छा, दिलचस्प है। इसी सेक्शन में कुछ और ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रोल है, या फिर केस कंट्रोल स्टडी क्यों बेहतर मानी जाती है दुर्लभ बीमारियों के लिए। ये दिखाता है कि अलग अलग रिसर्च सवालों के लिए सही डिज़ाइन चुनना कितना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर फिर वो रिसर्च के नैतिक आयाम भी, मतलब एथिकल पहलू भी जुड़ जाते हैं। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं: ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, बेनिफिसेंस यानी उपकार, और जस्टिस यानी न्याय। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हर रिसर्च डिजाइन और प्रोसेस को गाइड करते हैं। ऑटोनॉमी मतलब पार्टिसिपेंट की मर्जी का सम्मान, बेनिफिसेंस मतलब भलाई करना और नुकसान से बचाना, और जस्टिस यानी फायदे और बोझ का फेयर बंटवारा हो। और इसी से जुड़ा है वो फाइनल क्राइटेरिया, फीजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल, रेलेवेंट। यानी एक अच्छा रिसर्च सवाल सिर्फ दिलचस्प नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी हो, नया भी हो, नैतिक भी, और आज के समय में ज़रूरी भी है। पर क्या असल दुनिया में इन सब पर खरा उतरना हमेशा आसान होता है? कभी कभी तो प्रैक्टिकलिटी और नयापन, इसमें टकराव हो सकता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। बिल्कुल, संतुलन साधना पड़ता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम की कमी होती है, एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं। इन सब के बीच रास्ता निकालना ही एक अच्छे रिसर्चर की पहचान है। इसीलिए मेथोडोलॉजी और एथिक्स को एक साथ समझना ज़रूरी है। और वैसे ही वैलिडिटी मतलब क्या हम वही नाप रहे हैं जो नापना चाहते हैं, और रिलायबिलिटी, क्या हमारे मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट हैं। ये कॉन्सेप्ट्स डेटा की क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और गलतियों की गुंजाइश भी रहती है, जैसे टाइप 1 एरर, जब हम कहें कि असर है जबकि असल में नहीं है, या फिर बायस के अलग अलग प्रकार, जैसे एट्रिशन बायस, जब स्टडी छोड़ने वाले लोग बाकी लोगों से अलग हों। इनको समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने नतीजों की लिमिटेशंस को भी समझें। बिल्कुल। इस सेक्शन में मेटा एनालिसिस जैसी थोड़ी एडवांस्ड टेक्निक्स भी हैं, जहां कई स्टडीज के रिजल्ट्स को मिलाकर एक ज्यादा मजबूत नतीजा निकाला जाता है। और इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस, आईटीटी जिसे कहते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स का एनालिसिस उनके ओरिजिनल ग्रुप के हिसाब से होता है, भले ही उन्होंने ट्रीटमेंट पूरा ना किया हो। ये रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस को बेहतर दिखाता है। तो ये सब दिखाता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, बल्कि सोच समझकर फैसले लेने का एक प्रोसेस है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, सवाल 41 से 80। ये है क्लिनिकल रिसर्च के फंडामेंटल्स पर। यहाँ दवा बनने के पूरे सफर की बात होती है। जैसे फेज 1 ट्रायल, ये छोटे स्केल पर होते हैं, स्वस्थ लोगों में सेफ्टी और डोज पता लगाने के लिए।
जबकि फेज 3 ट्रायल्स हजारों मरीजों पर होते हैं, ये देखने के लिए कि दवा कितनी असरदार है और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये तो बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया लगती है। हाँ, बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी आरसीटीज को अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडम तरीके से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। जैसे एक ग्रुप को नई दवा, दूसरे को प्लेसिबो या पुरानी दवा। इससे बायस कम होता है और हम ज्यादा भरोसे से कह सकते हैं कि असर दवा का ही है, किसी और चीज का नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल होता है? क्या ये सारे फेज, खासकर आरसीटीज, नई दवाओं को मरीजों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा देते, खासकर जब उनकी एकदम जरूरत हो? ये एक लगातार चलने वाले बहस है। देखिए, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पक्का करने के लिए ये कठोर प्रक्रिया जरूरी तो है, लेकिन इसमें लगने वाला टाइम और कॉस्ट वो यकीनन एक चैलेंज है। इसीलिए अब अडेप्टिव डिजाइन्स जैसे नए तरीके भी खोजे जा रहे हैं, जिनकी बात शायद आगे आएगी। इसी सेक्शन में फार्माकोलॉजी की बेसिक बातें भी हैं, जैसे एडीएमई, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यानी दवा शरीर में कैसे जाती है, कहाँ फैलती है, कैसे प्रोसेस होती है और कैसे बाहर निकलती है। ये दवा के असर और साइड इफेक्ट समझने के लिए जरूरी है। और कुछ और टर्म्स जो बार बार सुनने में आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट, जहां सिर्फ ये उम्मीद कि इलाज मिल रहा है, उसी से फायदा दिखने लगता है। कमाल है, ये दिखाता है कि दिमाग और शरीर कितने जुड़े हुए हैं। फिर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, ये जरूरी है ताकि जेनरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं जैसा ही काम करें। और प्राइमरी एंड पॉइंट, यानी वो मेन रिजल्ट जिसके बेस पर तय होगा कि ट्रायल कामयाब रहा या नहीं। और डेटा की क्वालिटी, वो यहाँ भी बहुत जरूरी है। केस रिपोर्ट फॉर्म्स, CRFs में पार्टिसिपेंट्स का डेटा सिस्टमैटिकली भरा जाता है। और यहाँ आता है एल्क्वाक सिद्धांत। अच्छा, एल्क्वा यानी वो एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल। हाँ, एट्रीब्यूटेबल किसने लिखा, लेजिबल पढ़ा जा सके, कंटेम्पोरेनियस उसी समय लिखा गया, ओरिजिनल मूल स्रोत, और एक्यूरेट सटीक। सुनने में सीधा लगता है, पर हजारों पार्टिसिपेंट्स के डेटा के साथ इसे पक्का करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, भरोसेमंद नतीजों की गारंटी है। तो डेटा इकट्ठा करना एक बात हुई, पर उसकी निगरानी और सुरक्षा भी तो जरूरी होगी। बिल्कुल, यहीं पर फार्माकोविजिलेंस का रोल आता है। दवाओं के इस्तेमाल के दौरान उनके एडवर्स इफेक्ट्स पर नजर रखना, उन्हें समझना और रोकना। अगर कोई सीरियस एडवर्स इवेंट होता है, ऐसे ही जिसे कहते हैं, जैसे मौत हो जाना, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ना या कोई स्थायी विकलांगता, तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग करनी होती है। ये मरीजों की सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। और ये सब कुछ एक प्लान के तहत रखा होगा, है ना? जी हाँ, ट्रायल प्रोटोकॉल ही वो डॉक्यूमेंट है। इसमें स्टडी का मकसद, डिजाइन, कौन लोग शामिल होंगे, इलाज कैसे होगा, डेटा कैसे इकट्ठा और एनालाइज किया जाएगा, और एथिकल पहलू, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल ये पक्का करते हैं कि प्रोटोकॉल और नियमों का पालन हो रहा है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स, जिन्हें CRA या मॉनिटर भी कहते हैं, वो साइट पर जाकर इसकी जांच करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रायल्स का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, ताकि सबको पता हो कि कौन से ट्रायल चल रहे हैं। बाप रे, ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। अब तीसरे और आखिरी सेक्शन पर आते हैं, सवाल 81 से 120। ये है रेगुलेटरी अफेयर्स और एथिक्स पर। यहाँ नियम और नैतिकता का संगम होता है। ICH-GCP का जिक्र है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये क्या चीज है? HICCP यूं समझिए कि क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर माना गया एक स्टैंडर्ड है। ये एथिकल और साइंटिफिक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। ये पक्का करता है कि दुनिया भर में ट्रायल एक जैसे हाई स्टैंडर्ड्स पर हो, ताकि डेटा भरोसेमंद हो और पार्टिसिपेंट्स के अधिकार, सुरक्षा और वेलफेयर की रक्षा हो। ये ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और भारत के अपने नियम भी होंगे? निश्चय ही, जी हाँ। भारत में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO मेन रेगुलेटरी बॉडी है, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का शेड्यूल Y वो खास तौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए डिटेल में नियम और गाइडलाइंस देता है। इंडिया में रिसर्च करने वालों के लिए इनका पालन करना जरूरी है। ये नियम सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि सेफ और एथिकल रिसर्च पक्का करने के तरीके हैं। नैतिकता की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB या फिर इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी IEC का रोल बहुत बड़ा लगता है।
इनका मुख्य काम क्या है? RIB या IEC किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के नैतिक गार्ड होते हैं। इनमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और समाज के लोग भी शामिल होते हैं। वो ट्रायल शुरू होने से पहले प्रोटोकॉल को रिव्यू करते हैं और ये पक्का करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स के अधिकार, उनकी सेफ्टी और उनका भला सबसे ऊपर रखा गया है। वो ट्रायल के दौरान भी नजर रखते हैं। उनकी मंजूरी के बिना ट्रायल शुरू ही नहीं हो सकता। और सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की प्रक्रिया? ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करना तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें रिसर्चर की जिम्मेदारी है कि वो पार्टिसिपेंट को स्टडी के बारे में पूरी जानकारी दें। उद्देश्य क्या है, क्या करना होगा, क्या रिस्क और फायदे हो सकते हैं, क्या दूसरे ऑप्शंस हैं, और वो कभी भी बिना किसी नुकसान के स्टडी छोड़ सकते हैं। और ये जानकारी उनकी भाषा में समझने लायक तरीके से देनी होती है ताकि वे सोच समझकर अपनी मर्जी से फैसला ले सके। ये ऑटोनॉमी वाले सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप है। ये पक्का करना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जब पार्टिसिपेंट्स कम पढ़े लिखे हों या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों। ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इसके लिए सेंसिटिविटी, टाइम और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। इसीलिए वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, कैदी या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति, इनके लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स होते हैं। हेलसिंकी की घोषणा जैसे इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइंस इसी तरह के प्रिंसिपल्स पर जोर देते हैं। गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और हितों का टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मैनेजमेंट भी इसी में आता है। पार्टिसिपेंट की जानकारी गुप्त रखना और ये पक्का करना कि रिसर्चर के पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसर्च की निष्पक्षता पर असर न डालें। हाँ, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे CDSCO या अमेरिका में FDA वो इंस्पेक्शंस भी करते हैं। ये जांचने के लिए कि नियमों और GCP का पालन हो रहा है या नहीं और डेटा सही और भरोसेमंद है। ये पूरी सिस्टम भरोसे पर टिकी है और ये सारे एलिमेंट्स उस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। हम एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इक्विपॉइज। इसका क्या मतलब है? इक्विपॉइज का सिद्धांत ये कहता है कि एक RCT नैतिक रूप से तभी सही है जब रिसर्चर्स के बीच सच में ये अनिश्चितता हो कि कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, नया वाला या मौजूदा वाला। अगर पहले से ही पक्के सबूत हैं कि एक इलाज दूसरे से बेहतर है, तो किसी पार्टिसिपेंट को जानबूझकर कम असरदार इलाज देना एथिकल नहीं माना जाता। ये एक तरह का ऑनेस्ट बैलेंस है। और आखिर में ये ब्लूप्रिंट भविष्य की तरफ भी इशारा कर रहा है। पेशेंट सेंट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एडेप्टिव डिजाइन, रियल वर्ल्ड एविडेंस, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स। ऐसा लगता है कि क्लिनिकल रिसर्च का फील्ड तेजी से बदल रहा है। निश्चित रूप से। RWE यानी वो डेटा जो रूटीन इलाज के दौरान इकट्ठा होता है, ये हमें बताता है कि दवाएं असल दुनिया में कैसे काम करती हैं, सिर्फ कंट्रोल्ड माहौल में नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पार्टिसिपेंट्स को उनके घर के पास या घर पर ही ट्रायल में शामिल होने की सुविधा देते हैं। पहनने वाले डिवाइस, वेरेबल्स और ऐप से लगातार डेटा मिल सकता है। ये सब बदलाव रिसर्च को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इंक्लूसिव और शायद ज़्यादा मरीज केंद्रित बनाने की कोशिशें हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? पहली बात तो ये कि क्लिनिकल रिसर्च PhD की तैयारी का मतलब है साइंस, प्रोसेस और एथिक्स तीनों की गहरी समझ होना। ये सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है। दूसरी बात, हर स्टेप पर क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर है, चाहे वो रिसर्च डिजाइन हो, फाइनर, डेटा हो, एल्कोआ या प्रक्रिया हो, GCP। ये जरूरी है क्योंकि इन स्टडीज के नतीजे लाखों लोगों की हेल्थ पर असर डालते हैं। फार्माकोविजिलेंस, ये सब इसी के लिए है। साइंस की तरक्की इंसान की भलाई की कीमत पर नहीं हो सकती। और चौथी बात, ये फील्ड ठहरा हुआ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है और पुरानी प्रक्रियाओं पर सवाल भी उठा रहा है। फ्यूचर के रिसर्चर्स को न सिर्फ मौजूदा ज्ञान में माहिर होना होगा, बल्कि इन बदलावों के साथ कदम मिलाने और सीखने के लिए भी तैयार रहना होगा। वाकई, एक परीक्षा का ब्लूप्रिंट हमें सिर्फ सवालों के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरे इतने महत्वपूर्ण फील्ड की फंक्शनिंग, उसकी आत्मा और उसके भविष्य के बारे में कितना कुछ बता सकता है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और नैतिकता का बैलेंस कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। जैसे जैसे क्लिनिकल रिसर्च ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और पेशेंट सेंट्रिक होता जा रहा है, क्या भविष्य में रिसर्चर्स को आंकने के तरीके भी बदलेंगे? क्या आने वाले समय में एग्जाम्स या क्वालिफिकेशंस में डिजिटल लिटरेसी,
पेशेंट कम्युनिकेशन स्किल्स या रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स पर ज्यादा जोर दिया जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि एजुकेशन और असेसमेंट इस बदलते हुए माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं।